अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन। पेशेंट्स में कोई भी थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले हम एक डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें उस थेरेपी से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके और एडवर्स इफेक्ट्स मिनिमम हो। ये डोजेज रेजिमेन डिपेंड करते हैं डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर और ड्रग फैक्टर्स के ऊपर। तो दो तरह के डोजेज रेजिमेन हम डिज़ाइन करते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेन एंड फिक्स्ड डोज और फिक्स्ड टाइम रेजिमेन। फर्स्ट रेजिमेन है हमारे पास कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेन। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेन से कि इसमें हम कंटिन्यूसली ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं। दो तरह से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, या तो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू या फिर ओरल फिक्स्ड डोज या फिक्स्ड टाइम इंटरवल के थ्रू। दोनों ही तरीक़ों से ड्रग कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर होती है। आईवी इन्फ्यूजन में हम ड्रग को एक कांस्टेंट रेट पे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि जो हम आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर करते हैं उसका रेट कांस्टेंट होता है। आईवी इन्फ्यूजन हम एक कांस्टेंट रेट के ऊपर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉन्टीन्यूस आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं जिसका रेट है 20 ड्रॉप्स पर आवर, ओके, या फिर 10 ड्रॉप्स पर आवर, ओके। यानी कि जो हमारा रेट है इन्फ्यूजन का, जो रेट है वो कांस्टेंट है, यानी कि हर घंटे में कितने ड्रॉप्स जाएंगे, 20 ड्रॉप्स, हर घंटे में 20 ड्रॉप्स जाएंगे, ओके। तो ये इन्फ्यूजन का रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आईवी इन्फ्यूजन में हम इन्फ्यूजन का रेट कांस्टेंट रखते हैं, ओके। और ओरल फिक्स डोज या फिक्स्ड इंटरवल में क्या करते हैं, इसमें हम फिक्स डोज और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। फिक्स डोज और फिक्स इंटरवल मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 1 टैबलेट एवरी 4 आवर्स, ठीक है। हर 4 घंटे बाद हम एक टैबलेट दे रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम है वो भी फिक्स्ड है और मेडिसिन की डोज भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम ओरली कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं फिक्स डोज और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो दोनों ही मेथड में ड्रग कॉन्टिन्यूसली एडमिनिस्टर करते हैं हम, और दोनों ही मेथड में ड्रग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ड्रग एडमिनिस्टर करवाते जाते हैं ड्रग प्लाज्मा में कोमुलेट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम डोज देते जाएंगे ड्रग आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा में कोमुलेट होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे प्लाज्मा में कोमुलेट होती जाएगी हमारे पास एक टाइम आ जाता है जब रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के, यानी कि ड्रग के एडमिनिस्टर करने का रेट और ड्रग के एलिमिनेट होने का रेट इक्वल हो जाता है। जब ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या होता है स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के। और जब ये स्टेडी स्टेट पॉइंट आता है तब आईवी इन्फ्यूजन में प्लाज्मा में और टिश्यूज़ में ड्रग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि इस स्टेडी स्टेट पॉइंट पे आईवी इन्फ्यूजन मेथड में प्लाज्मा और टिश्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, प्लाज्मा और टिश्यू कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ओरल फिक्स डोज या फिक्स टाइम इंटरवल में इसमें भी स्टेडी स्टेट पॉइंट पे कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट ही होती है, लेकिन एक मीन पॉइंट के अराउंड फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑरली दे रहे हैं ड्रग, कुछ ड्रग एब्जॉर्प्शन में ज़ाया हो जाती है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ज़ाया हो सकती है। ड्रग की कंसंट्रेशन एक मीन वैल्यू के अराउंड फ्लक्चुएट करती है, मीन वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपेरिमेंटली स्टेडी स्टेट पे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कभी 40 आ रही है, कभी 41 आ रही है, कभी 42 आ रही है, कभी 39 आ रही है, कभी 38 आ रही है, तो हम इस कंसंट्रेशन का मीन निकाल लेते हैं। और टिश्यू में भी कंसंट्रेशन कभी 40 आ रही है, कभी 41 आ रही है, कभी 39 आ रही है, तो इसमें भी हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के बाद जो हमारे पास मीन की वैल्यू आती है तो हम क्या देते हैं कि हमारी प्लाज्मा और टिश्यू कंसंट्रेशन इस मीन के अराउंड फ्लक्चुएट करती है, इस मीन वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। और जिस तरह से डोजेज रेजिमेन पेशेंट और ड्रग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस तरह से स्टेडी स्टेट पॉइंट पे भी डिपेंड करता है।
हमें एक ऐसे डोजेज रेजिमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें स्टेडी स्टेट जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। जितना जल्दी स्टेडी स्टेट आएगा उतनी जल्दी ही ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा। तो एक डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करते हुए हमें ये बात भी ज़हन में रखनी होती है कि हमें एक ऐसा डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें स्टेडी स्टेट जल्दी से जल्दी आ सके। डिफरेंट फैक्टर्स स्टेडी स्टेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें उन फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए एक डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करना होता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉलोइंग आईवी इन्फ्यूजन। हमें पता है कि स्टार्टिंग में ड्रग की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन 0 होती है और जैसे जैसे ड्रग हम इन्फ्यूज़ करवाते हैं इंट्रावेनसली वैसे वैसे ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज़ होती जाती है। स्टार्टिंग में प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन 0 होती है, जैसे जैसे हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रग इन्फ्यूज़ करवाते हैं प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है और यहाँ तक कि स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाती है जब जिसमें रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन के। प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन और टिश्यू में ड्रग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। आईवी इन्फ्यूजन में मोस्टली ड्रग की एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू होती है। मोस्टली एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। वो कैसे? जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रेट प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसमें भी रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड कर रहा है प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे जैसे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी रेट ऑफ एलिमिनेशन भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ द रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन ऑन द स्टेडी स्टेट। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन का स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, कि इन्फ्यूजन का रेट कम या ज़्यादा करने से स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आता है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्यूजन रेट, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्यूजन का रेट ज़्यादा करते जाएंगे, इन्फ्यूजन रेट जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, हम कह रहे हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे इन्फ्यूजन का रेट इंक्रीज़ करेंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, स्टेडी स्टेट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, इन्फ्यूजन का रेट इंक्रीज़ करने से कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे इन्फ्यूजन का रेट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि स्टेडी स्टेट तक पहुंचती है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ से इन्फ्यूजन स्टार्ट हो रही है और ये हमारे पास स्टेडी स्टेट रीजन है। ठीक है, ये रीजन क्या है? स्टेडी स्टेट। तो अगर इन्फ्यूजन का रेट कम होगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि स्टेडी स्टेट पे पहुंच रही है वो भी कम होगी। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कम होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्यूजन का रेट डबल कर देते हैं तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि स्टेडी स्टेट पे पहुंच रही है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है ना, जैसे जैसे इन्फ्यूजन का रेट इंक्रीज़ करेंगे ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि स्टेडी स्टेट तक पहुंच रही है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्लियरेंस या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर ड्रग की एलिमिनेशन ज़्यादा होगी तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर क्लियरेंस कम होगी तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लियरेंस कम हो रही है तो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इसका मतलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसको हम रेट भी कह सकते हैं कि रेट रिक्वायर्ड टू रीच दी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन।
तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को कैसे फॉलो करता है? क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्यूजन के स्टार्ट में, जब हम इन्फ्यूजन स्टार्ट करवाते हैं, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन 0 होती है। जैसे जैसे हम ड्रग इन्फ्यूज़ करते जाते हैं, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करती जाती है। तो जैसे जैसे ड्रग इन्फ्यूज़ करते जाएंगे, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, यहाँ तक कि ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तक पहुँच जाएगी। तो इस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुँचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ है उसे कहते हैं रेट या टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो टाइम के साथ साथ प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर। इस प्रोसेस में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के ऊपर। कि टाइम के साथ साथ प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल अप्रोच टू स्टेडी स्टेट। एक्सपोनेंशियल अप्रोच में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि 50% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं T12। T12 इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेडी स्टेट की हाफ कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसको कहते हैं T12। क्योंकि पता है कि ड्रग की कंडीशन में 50% चेंज के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं T12। चाहे वो ड्रग की एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है, चाहे वो ड्रग की एलिमिनेशन हो रही है या मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो अगर एलिमिनेशन हो रही है तो 50% एलिमिनेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं T12। और अगर मेटाबॉलिज्म में हो रही है तो 50% मेटाबॉलिज्म के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं T12। यानी कि ड्रग की कंडीशन में जो हाफ चेंज आता है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं T12। और एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि ये जो T12 है 50% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए ये इक्वल होता है एलिमिनेशन के हाफ लाइफ के। यानी कि जितना टाइम 50% ड्रग को एलिमिनेट होने के लिए चाहिए उस टाइम को भी हम T12 ही कहेंगे, उतना ही टाइम 50% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए चाहिए। 50% ड्रग एलिमिनेट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना ही टाइम 50% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद के प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 50% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ में 75% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। और थर्ड हाफ में 90% तक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है। और ऑलमोस्ट 4 हाफ लाइफ्स में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 100% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन। पहले हमने देखा था कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन इफ़ेक्ट करता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को। किसको इफ़ेक्ट करता है? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को। यानी कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। लेकिन इन्फ्यूजन के रेट का स्टेडी स्टेट के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट होता है इन्फ्यूजन के रेट का। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर पहुंचने के लिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इन्फ्यूजन के रेट का। नेक्स्ट है रेट ऑफ ड्रग डिक्लाइन व्हेन द इन्फ्यूजन इज स्टॉप्ड। जाहिर सी बात है, जब इन्फ्यूजन स्टॉप कर देंगे तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी। स्टार्ट में प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन 0 होती है, जैसे जैसे हम ड्रग इन्फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसी तरह से जब हम इन्फ्यूजन स्टॉप कर देंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। रेजिमेंट डिज़ाइन में सेकंड रेजिमेंट है हमारे पास फिक्स डोज और फिक्स टाइम रेजिमेंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें क्या करते हैं, हम एक फिक्स डोज
मेडिसिन की एक फिक्स डोज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स डोज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 टैबलेट एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे बाद हम एक टैबलेट देंगे। तो 1 टैबलेट क्या है, 1 टैबलेट फिक्स डोज है जो कि हमने फिक्स टाइम इंटरवल जो कि 4 घंटे का टाइम इंटरवल है, हर 4 घंटे के बाद हमने एक टैबलेट एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, ये मेथड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन से ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसमें भी हम दोनों रूट्स के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आईवी इंजेक्शन के थ्रू भी और ओरल रूट के थ्रू भी। ठीक है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा डोजेज यूज़ करते हैं इसलिए हम क्या देते हैं, मल्टीपल डोजेज। ठीक है, आईवी रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या देते हैं, मल्टीपल आईवी इंजेक्शंस, और ओरल रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या देते हैं, मल्टीपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हम एक से ज़्यादा डोजेज दे रहे हैं ना, एक फिक्स डोज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हम दे रहे हैं और मल्टीपल डोजेज देते हैं, इसलिए हम इनको क्या देते हैं, मल्टीपल आईवी इंजेक्शन या मल्टीपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, आईवी इन्फ्यूजन में तो हम एक कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन दे रहे होते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंटिन्यूसली तो ड्रग नहीं देते, इसमें हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे रहे हैं। आईवी इन्फ्यूजन में तो ये होता है कि हम एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं जिससे ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और यहाँ तक के स्टेडी स्टेट लेवल आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम कंटिन्यूस ड्रग नहीं देते, हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो हम टाइम इंटरवल यूज़ करते हैं, जितनी देर बाद हमने एक डोज एडमिनिस्टर करवानी है, वो जो ड्रग की 5th हाफ लाइफ होती है। क्यों हम टाइम इंटरवल 5th हाफ लाइफ से कम रखते हैं, क्योंकि जब हम पहली डोज एडमिनिस्टर करवाएं तो उसमें से कुछ ड्रग बॉडी में रह जाए। इस तरह से जब हम सेकेंड डोज देते हैं तो उसमें से कुछ ड्रग बॉडी में रह जाती है, और फिर हम इस तरह से जब हम थर्ड डोज देते हैं तो उसमें से फिर कुछ ड्रग बॉडी में रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हम डोज देते जाते हैं तो पहली वाली डोज से ड्रग की कुछ अमाउंट बॉडी में ही रह जाती है, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ड्रग बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि स्टेडी स्टेट लेवल अचीव हो जाता है। ठीक है, ड्रग अकोमुलेट अंटिल स्टेडी स्टेट इज़ अचीव्ड। आईवी रूट के थ्रू तो ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती, लेकिन जब हम ओरली देते हैं तो ओरली रूट में जाहिर सी बात है कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा हो सकती है, मीडियम की पीएच इफेक्ट कर सकती है, और इसके अलावा फर्स्ट पास इफेक्ट भी हो सकता है ड्रग का, तो ड्रग की कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करती रहती है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ड्रग की एलिमिनेशन भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इफेक्ट करती है, क्योंकि ड्रग की एलिमिनेशन को भी बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकती है। इफेक्ट ऑफ डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डोजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स कि नंबर ऑफ डोजेज बढ़ाने से स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या स्टेडी स्टेट रेट पे कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ना तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन चेंज होती है, ना ही रेट मैं इधर लिखना भूल गई हूँ, ना ही स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम रेट भी कहते हैं। ना ही रेट स्टेडी स्टेट का रेट इफेक्ट होगा, ना ही स्टेडी स्टेट की कंसंट्रेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि जैसे कि हमने आईवी इन्फ्यूजन में पढ़ा था कि आईवी इन्फ्यूजन का रेट चेंज करने से स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, लेकिन रेट टू अचीव स्टेडी स्टेट उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन पे होता है। इसमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ना तो कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट होता है, ना ही स्टेडी स्टेट के रेट पे कोई इफेक्ट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे बाकी के 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।